तो एक्चुअली फॉर्न चाचा का जो हाइपोथेसिस था अपना, तो उसको लिख लेते हैं। चाचा जी ने हमें क्या क्या बताया, जो कि बाद में प्रूव भी हुआ। ठीक है, तो क्या था, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर फॉर्म्ड ऑफ cells and product of cell। तो ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे तीसरे साइंटिस्ट। सभी को मालूम है क्या है उनका, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। किसने बोला था भाई? ठीक है, बेसिकली इसको अपने जो सेल थ्योरी है वो उसको हम फुल कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी was proposed by Schleiden and Swan। ठीक है, ये तो प्रपोज हो गया। अब उसके बाद आता है, ठीक है, ये जो ऑल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये जो इनका हाइपोथेसिस था, इसको प्रूफ करने आते हैं हमारे तीसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चाव। ठीक है, रुडोल्फ विर्चाव। तो चलिए सेल थ्योरी पे लिख लेते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी का एक्चुअल क्या था। सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स हैं अपने, साइंटिस्ट 3 है बट पॉइंट्स 2 हैं सेल थ्योरी पे ही, वो याद रखेंगे। ठीक है, सेल थ्योरी जो अपनी एक्चुअल है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो इन्होंने दोनों मिलके दिया, क्या दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। भाई यार सोच रहे हो कि विर्चाव कहाँ चला गया, विर्चाव को लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट जो विर्चाव ने दिए रखा था, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो विर्चाव मामा ने क्या कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब ये होता है कि सेल जो न्यू ओरिजिनेट हो रहे हैं वो जो है पहले से रखे हुए सेलों से ही हो रहे हैं, सेल डिवीजन के थ्रू, जो कि अपना अगला चैप्टर है। ठीक है, तो वो लिख देते हैं उनकी भी, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे यार ये सबको लिखा मेरे को ना लिखा। वो आई थिंक कितना में आए थे वो, उनका आई थिंक उनका जो टाइम लाइन था वो था 1855 शायद, कंफर्म ही भाई, सारे भाई से गलती थोड़ी होगी। तो इन 1855, ठीक है, क्या हुआ था, फाइनल शेप
to cell theory was given by Rudolf Virchow। बेसिकली विर्चर के बारे में लोग उतना बात करते नहीं हैं कि क्या हैं, बोटनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं, कौन से कंट्री से आते हैं, इंडिया से आते हैं कि पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, किस जगह से आते हैं, अमेरिका से या ब्रिटेन से। पर चलिए आपको मैं रिसर्च करने के बाद बता देता हूँ कि ये जो है खुद ये जर्मनी से हैं और ये कोई बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक कम्प्लीटली प्योर साइंटिस्ट थे। बेसिकली इन्होंने बॉटनी में भी काम कर रखा है, जूलॉजी में भी काम कर रखा है, ठीक है। और स्वान जो थे उनका तो नाम आप जानते ही हो, स्वान से जो हमारे बॉडीज में प्रेजेंट है। तो उसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ सेल्स का जो है अपन देख लेते हैं लेंथ वगैरह, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा, अच्छा कोई मुझे बताएगा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ के बारे में डिफरेंस, कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में डिफरेंस क्या है आखिर। दोनों सेम है यार, 90% को वही लगता है कि दोनों सेम है। पीपीएलओ मतलब प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा सेम है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सेम वो नहीं है। अब बताएगा कोई मुझे कि डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में। बेसिकली पीपीएलओ, बेसिकली हम लोग जो है साइंटिफिक नेम किस टाइप से लिखते हैं, दो नाम लिखते हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का। तो पीपीएलओ का जो जीनस का नाम है ना वो है माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ जिस जीनस में आता है वो जीनस का नाम माइकोप्लाज्मा एक्चुअली, ठीक है। और स्पीसीज का नाम तो मेरे को भी ना पता, 2-3 आते हैं यार, उसमें भी बहुत से आते हैं, उतना का नाम याद रख पाना। चलो सही है, तो चलो लिखते हैं अपन माइकोप्लाज्मा। सेल यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं, सेल साइज एंड शेप, सही है। सबसे पहला नाम लेते हैं अपन माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, उसके बाद पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म लोग कमेंट में बताएंगे, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, चलो मैं ही बता दिया यार, छोड़ो हटाओ। उसके बाद बैक्टीरिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सेल जो कि होता है आइसोलेटेड, ठीक है। इसके बारे में बताओ। आरबीसी, उसके बाद आता है अपना नर्व सेल, यानी तो चलो हटाओ यार, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बता दो आप। उसके बाद वायरस, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का जो लेंथ होता है, लंबाई, एक्चुअली वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है, तो भर लेते हैं। इसका जो आपका लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का लेंथ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो कि आइसोलेटेड है उसका होता है ऑस्ट्रिच एग, जो कि अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आरबीसी जो है उसका डायामीटर 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। और जिराफ में सबसे ज़्यादा लंबा होता है, 1.25 मीटर की लंबाई में जिराफ में, ये जिराफ का है। वायरस का होता है
0.2 सबसे छोटा वायरस है, 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब कि माइकोप्लाज्मा और वायरस का सबसे बड़ा रूप और माइकोप्लाज्मा अप्रॉक्स इक्वली होते हैं। तो ये साइज हो गया। अब अपन शेप पे चलते हैं। ठीक है, शेप आरबीसी। यहाँ हम 2 टाइप के आरबीसी की बात करेंगे। ठीक है, एक ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, जिसका होता है, क्या होता है, शेप राउंड एंड बाई कॉनकेव, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप में होते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ गोल मान लो यार, तुम कर सकते हो। ये जो डायमीटर होता है ये इसका होता है 7 माइक्रोमीटर, ये ह्यूमन का है। बट कैमल में जो है एक्सेप्शन कैसे, क्या एक आध याद रखो यार, कैमल आरबीसी वो होता है बाई कॉन्वेक्स। इससे मतलब ऐसा क्यों होता है? एनी ऑफ द रीज़न? क्या कोई बता सकता है कि क्यों होता है ऐसा? बचपन से हम जो मिथ सुनते आ रहे हैं कि ऊंट पानी पी के अपने हम्प पे स्टोर कर लेता है, वो मिथ ही सही रहे तो सही है। बिकॉज वो अपने हम्प पे जो पानी स्टोर करता है वो 8 से 10 घंटा या मैक्स टू मैक्स 12 घंटे, और मैक्स टू मैक्स लें तो 24 घंटे तक के लिए होता है। बट ऊंट एक बार पानी पीने के बाद 24 घंटे नहीं छोड़ो, 48 7 दिन 8 दिन तक वो पानी नहीं पी सकता है, पानी पिए बिना जिंदा रह सकता। बट ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उसका वो जो पानी पीता है उसके आरबीसी में घुस जाते हैं वो पानी, और आरबीसी फूल जाता है। जैसे जैसे ही आपका पानी का कमी होता है आरबीसी पिचकना शुरू होता है, और उसके जैसे जैसे आपका पानी कम होते जाता है ब्लड से उनके, तैसे तैसे कंसनट्रेशन बढ़ेगा आपका, और सब ग्रेडियंट का कंसनट्रेशन बढ़ने के कारण फिर पानी रिलीज होता है फ्रॉम दी आरबीसी, और आरबीसी से पानी रिलीज होता है तो फिर कंसनट्रेशन मेंटेन होता है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मेंटेन होता है, और इसी तरह आपका चलता है। ठीक है, उसके बाद का चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है? अमीबॉइड, अमीबॉइड। ठीक है, कॉलमनार इपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम का शेप बताओ। इसका शेप होता है आपका लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, इसका डायग्राम मिल जाए तो बस ये, और क्या, इसका डायग्राम ले लो, ये रहा यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आते हैं नर्व सेल। सही है, नर्व सेल का होता है इलॉन्गेटेड, नो सॉरी, ब्रांच एंड लॉन्ग। उसके बाद एट लास्ट आते हैं अपने मीजोफिल सेल। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है राउंड एंड ओवल। ठीक है, राउंड एंड ओवल। क्रोमोप्लास्ट यही स्टोर करते हैं अपने डाइकॉट लीफ के प्लांट में, डाइकॉट प्लांट के लीफ में, सॉरी डाइकॉट लीफ लिख देते हैं।
डाइकॉट लीफ मतलब डाइकॉट प्लांट के लीफ में ये रहते हैं, जो कि 20 से 40 नंबर ऑफ ये क्रोमोसोम बोल रहे हैं यार, क्लोरोप्लास्ट बियर करते हैं। ठीक है, तो अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और आज का जो तीसरा टॉपिक है वो अपन आप यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, मोटा मोटी कैसा रहता है सेल, क्या रहता है सेल में, वो अब जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम अपन बना लेते हैं। क्या ये छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। तो एक छोटा सा डायग्राम जो है अपन ने बना लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या 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 है। ये अपना डेंस न्यूक्लियस, अंदर वाला ये जो मटेरियल है तो कहते हैं डेंस न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, इसी में होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, ये जो बने हुए हैं आपके क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कंटेन क्या कंटेन करता है बताइए? डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सबसे पहले आपका इधर से ओवरलैपिंग शुरू हो गया, बट शुरू एक्चुअली इधर से होना चाहिए। ये आपका है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।